कंपोजिशन क्या है, एजुराइट कंपोजिशन क्या है। मैंने एडवांस में क्वेश्चन देखा है, पूरा मैचिंग टेबल बना दिया है। मैलाकाइट, एजुराइट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलके होते हैं, है ना। आयरन कार्बोनेट को बोलते हैं हम सिडेराइट, आयरन कार्बोनेट है वो। क्या क्या आता है उसमें, मैलाकाइट इस तरफ लिखा है, सिडेराइट लिखा है, कुछ और लिखा, एंग्लेसाइट लिख दिया, मानिए एंग्लेसाइट। यहाँ पे लिखा है कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, मैच करने के लिए बोला है। माने मैलाकाइट तरह कार्बोनेट के साथ भी मैच करेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ मैच करेगा, क्योंकि दोनों चीज उसके साथ है। आयरन कार्बोनेट के साथ मैच करेगा, एंग्लेसाइट सल्फेट है। मतलब आप नहीं बोल सकते कि ये बिना मुझे क्यों याद रखना पड़ता है, आप नहीं बोल सकते, इट्स मीनिंगलेस है। मैं एक बार लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं लिखूंगा, आपके साथ लिखूंगा, लेकिन पूरा लिस्ट एक तैयार करेंगे, पूरा पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट मिनरल क्वेश्चन आता है, एडवांस तक भी मैं देखा है, जेईई मेंस में तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करेंगे हम मिनरल एंड ओर की डेफिनेशन से, क्या मिनरल है क्या ओर है, और मिनरल एंड ओर की कंपोजिशन की एक लिस्ट हम लिखेंगे। आज नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, बाद में लिख सकते हैं, लास्ट में जाके भी लिख सकते हैं इस चैप्टर की। फिर हम एक्सट्रैक्शंस की तरफ पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चैप्टर क्या करेगा मुझे, इस चैप्टर में एक्सट्रैक्शंस को जनरल तरीके से एड्रेस किया जाएगा। जनरल तरीके का मीनिंग, यू आर नॉट डिस्कसिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन or copper in a specific way. Rather, you are discussing the general steps of extraction process, like purification of ore, reduction of metal, and purification of metal or refining of metal, you can say. Before the reduction of metal, you can have one more step like calcination or roasting. So we will have different steps of general extraction. So in this chapter, we can discuss about the extraction of titanium, zirconium, nickel, which are actually not part of our syllabus, but they are the part of general extraction principle. When you come to complete extraction procedure, there are few metals which are included in the syllabus, like copper, iron, aluminium, zinc, to some extent lead. But ये चैप्टर जनरल है ना, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रहेगा मेरा चैप्टर, लिस्ट ऑफ मिनरल्स, जनरल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसलिए नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस। बट इसमें मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन से, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन से। एक लॉजिकल पार्ट है जो कि कुछ बड़ा अच्छा चीज सिखाता है। चलिए आप पहले लिखते हैं, उसके बाद में करते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, चैप्टर का नाम मेटलर्जी दें। हाँ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो पहले लिखिए मिनरल एंड ओर। Combined form occurrence of element or metal is called mineral. जिस कंबाइंड फॉर्म में मिलता है नेचर में, वही मिनरल है। जिस मिनरल से तुम इकोनॉमिकली चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वही कहलाता है तुम्हारा ओर। आई थिंक 9-10 में भी बच्चे डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंबाइंड फॉर्म ऑफ substances of elements which occur in nature are called mineral. Some noble metals like silver,
gold occur even in, या इन लिखो, सिर्फ एक्चुअली दोनों फॉर्म में मिलता है, इन नेटिव फॉर्म, अनकम्बाइंड फॉर्म। अनकम्बाइंड लिखो, इसके बाद नेटिव लिखो तो समझ पाओगे। इन अनकम्बाइंड फॉर्म गोल्ड किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है, और नेटिव फॉर्म नेचर में किसी के साथ कंबाइन। इसका मीनिंग नहीं कि गोल्ड के बड़े बड़े दाने मिल जाते हैं, ट्रेस ऑफ गोल्ड होता है, तो उसको सेपरेट करना बहुत महंगा है प्रोसेस, लेकिन वो अनकम्बाइंड है, आपको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा। सिल्वर ऑल्सो ऑकर्स इन कंबाइंड फॉर्म। सम नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर ऑकर इन अनकम्बाइंड फॉर्म और नेटिव फॉर्म। सिल्वर ऑल्सो ऑकर्स इन कंबाइंड, ऑल्सो, हाँ, दो फॉर्म में मिलता है, इन कंबाइंड फॉर्म, जैसे सिल्वर क्लोराइड। हम मिनरल की लिस्ट बाद में लिखेंगे। द मिनरल from which the element can be profitably and economically extracted is called ore. उसे और कहते हैं। ये रहा डेफिनेशंस। हम मिनरल और की लिस्ट पढ़ेंगे, वो लास्ट में जाके मैं भी चैप्टर क्लोज करने के समय भी कर सकता हूँ, तो मैंने खाली बना के रखा, माइंड में करके रखिए, एक लंबा लिस्ट पढ़ना पड़ेगा मिनरल और। अब ना मेरा काम है कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी पढ़ाऊंगा, थोड़ा प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा। यही एक एरिया है जहां हम थोड़ा थ्योरी बात करेंगे, ज्यादा थ्योरी बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसे कहते हैं एलिनहम डायग्राम। एलिनहम डायग्राम्स, इसके बाद पेन बंद कर दीजिए पूरा, ये लंबा लगेगा मुझे समझाने में। सुनिए क्या करना है। अब ना मैं क्या करूंगा, अब पूरा पेन बंद कर दीजिए, ये अच्छा पॉइंट है। हम क्या करेंगे, प्लॉट कर रहे हैं हम यहाँ पे डेल्टा जी वर्सेस टी को प्लॉट कर रहे हैं। इस प्रोसेस की किसी भी एलिमेंट में लूँ, सबके लिए ऑक्साइड बनाऊंगा, खाली ऑक्साइड बनाऊंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा, डेल्टा जी वर्सेस टी। मानो फॉर एग्जांपल आपने कार्बन लिया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन ऑक्साइड बना। इंटेंशनली मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, आप चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, मेरे पर जानबूझ के लिए मुझे कुछ समझाना है। तो हाफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रोसेस की डेल्टा जी को आप प्लॉट करोगे वर्सेस टी, यू नो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो आपके ग्राफ का स्लोप होगा माइनस डेल्टा एस। सिंस ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये गैस है और ये गैस है, और 1 मोल गैस बन रहा है हाफ मोल गैस से, तो आपकी डेल्टा एस पॉजिटिव है। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो आपकी स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो जब कार्बन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की इक्वेशंस का डेल्टा जी वर्सेस टी प्लॉट होगा ना, तो ऐसे जाएगा, ये नेगेटिव स्लोप है। ये कार्बन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है। हर प्रोसेस को इस ग्राफ में ऐसा ही प्लॉट किया जाता है, ऑक्साइड मेकिंग एंड आप प्लॉट करेंगे ग्राफ को, ऐसा होता है। अगर डेल्टा जी की बात करूं तो ये वैल्यू ना यहां 0 है, तो एकदम 0 है, तो नीचे सब नेगेटिव है, पूरा टॉप में 0 होता है, नीचे नेगेटिव है।
क्योंकि इस प्रोसेस की डेल्टा जी नेगेटिव है तेरा, और तूने जब टेम्परेचर बढ़ाया ना वो ज्यादा नेगेटिव हुआ है। अब क्या है, मैंने एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो Al2O3। मैं जानबूझ के दो एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं कुछ समझा पाऊँ। ये सॉलिड है तेरा, ये सॉलिड है, बैलेंस करते हैं चल 2Al है ना, 3/2O2 ये गैस है, ये गैस खर्च होकर सॉलिड बन गया है, तो आपकी डेल्टा एस यहाँ नेगेटिव है, तो स्लोप आपकी पॉजिटिव है, स्लोप माइनस डेल्टा एस है। तो जब एल्यूमिनियम की लाइन प्लॉट करोगे आपको लाइन ऐसा दिखेगा, ये एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डेल्टा जी इसकी नेगेटिव है, पॉजिटिव स्लोप के साथ चलेगा अगर आप डेल्टा जी वर्सेस टी अगर प्लॉट करोगे। मैंने दो सैंपल लिया है, हर किसी के लिए आप ऐसा ही करोगे, फॉर ईच ऑफ देम यू विल बी ड्राइंग दिस सिमिलर लाइन डिपेंडिंग ऑन द sign of delta s, your slope will be decided positive or negative, and you will draw a graph of this kind, delta G versus T for oxide making for all the elements that you are discussing. What happens now? Keep the diagram aside. Now let's do something else. ना अब डायग्राम में दिमाग मत लगाइए, कुछ देर के बाद वापस आएंगे हम डायग्राम को। Now let me say कि I am analyzing the feasibility of extraction of aluminium from bauxite using carbon as the reducing agent. मैं इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में सोच रहा हूं बैठे बैठे कि क्या ऐसा हो सकता है कि एल्यूमिनियम आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए। फिजिबिलिटी सोच रहा हूं, अगर फिजिबिलिटी सोच के मैं कन्विंस हो गया कि हाँ ये है, ऐसा हो सकता है, तो मैं किसी इंडस्ट्री को रेकमेंड कर सकता हूं कि आप बॉक्साइट को कोक से रिड्यूस करो, एल्यूमिनियम आ जाएगा, इतनी टेम्परेचर पे करो, हो जाएगा ठीक। क्योंकि ये सब काम के लिए पहले थ्योरेटिकल इनपुट चाहिए ना, नहीं तो महंगा होता है प्रोसेस काफी। तो क्या करूं मैं इस रिएक्शन की डेल्टा जी को खोज लगाऊंगा। अगर मैं किसी तरीके से इस रिएक्शन की डेल्टा जी को नेगेटिव समझ जाऊं तो मैं समझ जाऊंगा एक प्रोसेस फिजिबल है। फिर कैलकुलेट करूंगा कितनी टेम्परेचर में है, तब मैंने एक रास्ता देखा। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन है तेरा, इसको चल इक्वेशन नंबर 1 बोल, ये इक्वेशन को तो इक्वेशन 2 बोल, दोनों ऑक्साइड मेकिंग है। मुझे अगर इस इक्वेशन 3 को डेवलप करना है, ये मेरा इक्वेशन 3, मैं समझ सकता हूं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, मेरा इक्वेशन 3 आ जाएगा। 2 से जब 2 से 1 में 1 से 2, 1 से 2 दैट्स इट। 1 से 2 को मैं माइनस करूं ना, इक्वेशन आ जाएगा। जब आप इसे इसको माइनस करेंगे तो आपकी Al2O3 राइट हैंड साइड में नेगेटिव में आएगा तो लेफ्ट को आ जाएगा, जैसे करते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री में, क्योंकि इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन से सबके साथ डेल्टा जी डेल्टा एच है, तो आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो आपकी इक्वेशन आ सकता है। मैंने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस करोगे तो एकदम आएगा, क्योंकि जब आप माइनस करोगे नेगेटिव होकर राइट हैंड की तरफ आता है तो पॉजिटिव होकर लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। आप चाहो तो लिख के भी दिखा दूं, अच्छा समझ में आ रहा है। अगर आप एक इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन 3 आ रहा है, इक्वेशन 1 का डेल्टा जी है डेल्टा जी 1, इक्वेशन 2 का डेल्टा जी है डेल्टा जी 2 मानो, तो मैं समझ गया डेल्टा जी 1 माइनस डेल्टा जी 2 करो तो डेल्टा जी 3 आ जाएगा, इक्वेशन 3 का डेल्टा जी आ जाएगा। मैं अगर इसे नेगेटिव चाहता हूं, मैं इसे ज्यादा चाहता हूं, मैंने इक्वेशन 2 का डेल्टा जी ज्यादा होना चाहिए इक्वेशन 1 से, ऐसा होना चाहिए। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में डेल्टा जी कैसे होगा, आप ये टेम्परेचर क्रॉस कर जाओ, ये टेम्परेचर क्रॉस कर जाओ, इसका डेल्टा जी ज्यादा है, क्योंकि क्रॉस कर जाने के बाद ऊपर हो गया ना ये पॉइंट, तो ये नीचे आ गया ना, तो क्रॉस कर जाने के बाद इसे रिड्यूस कर सकता है, ये बात इसे रिड्यूस कर सकता है। अरे क्रॉस करने के बाद आप इक्वेशंस को लिखोगे तो आपका डेल्टा जी ठीक नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि उस टेम्परेचर के बाद दोनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा, उल्टा हुआ है। तो इन अदर वर्ड्स, इस टेम्परेचर से ऊपर जाओगे तो आपकी रिडक्शन फिजिबल है। एलिनहाम डायग्राम ऐसा ही एनालिसिस करता है। पूरे बात को अगर 2 सेंटेंस में बोलूं ना, हर बार एक ही चीज मिलेगा तुझे,
तुझे हर बार मेटल ऑक्साइड की लाइंस देखते मिलेंगे। जो लाइन नीचे बैठा है, आई रिपीट, जो लाइन नीचे बैठा है वो ऊपर वाले सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकता है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लाइन से नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका मतलब कार्बन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, कार्बन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। बात बहुत कॉमन है। यहाँ 0 था, ये सब नेगेटिव वैल्यू है, इसका नेगेटिव ज्यादा है, मतलब इसकी ये कन्वर्सन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये कन्वर्ट होगा, इसको पीछे धकेल देगा। तो ये टेम्परेचर क्रॉस कर जाने के बाद ये सब्सटेंस आपके रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो आगे एलिनहम डायग्राम कभी भी एनालाइज करिएगा, एक चीज ध्यान है, जो नीचे है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, हमेशा सही आएगा। नीचे वाला फौरन ऑक्सीडाइज होगा, ऊपर वाले को धक्का देके पीछे कर देगा किसी भी पॉइंट में। अगर आप इस पॉइंट में देखेंगे, इस टेम्परेचर के नीचे देखेंगे, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। थियोरेटिकली स्पीकिंग एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनना आसान है देन कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड बनना। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कन्वर्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन में कन्वर्ट कर देगा, थियोरेटिकली स्पीकिंग। एलिनहम डायग्राम है ऐसे। तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट मेटलर्जी को समझ पाए, ग्राफ से हिसाब करके बता दिया कि कितनी टेम्परेचर जाओगे तो एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। बट ये जो कैलकुलेशन है, ये जो डिस्कशन है, थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत कुछ आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेम्परेचर था ना 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है। 2000 क्रॉस करने के बाद तो बॉक्साइट को कार्बन से रिड्यूस कर सकता है, बट द फैक्ट इज दैट 2000 पहुंचने से कहीं पहले ये रिएक्शन कुछ और मोड ले लेता है और बनाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बना के बैठ जाता है, स्ट्रेट रिडक्शन नहीं होता है। एलिनहम डायग्राम की इस एनालिसिस प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, क्योंकि हर टेम्परेचर में अपना प्रॉब्लम तो आएगा। हम तो थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी चेक कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी रिएक्शन की गारंटी नहीं देता है, बट फिजिबल ना होने से रिएक्शन नहीं होगा। तो मैंने फिजिबिलिटी चेक कर रहा था, इसलिए आज कोई भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इस मेथड से नहीं करता है, वो असंभव है बनाना। बट एलिनहम डायग्राम बताता है कि हाँ हो जाएगा। मैंने ये ऐसी एक्सप्लेनेशन था एलिनहम डायग्राम से। आज एंटायर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एलिमेंट है ना, तुझे इलेक्ट्रोलाइटिकल रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि तू कोई रिड्यूसिंग एजेंट के साथ यूज करना चालू कर दिया ना, वो क्या करेगा ना, इसके साथ ही रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, अपना पॉजिटिव स्टेट छोड़ना नहीं चाहता। तब एक ही रास्ता बचता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन का। एल्यूमिनियम आज इंडस्ट्री में लगता है। तो मैंने क्या सीखा, जल्दी से एक बार रिवाइज कर दो क्या सीखा है। आप किसी भी एलिमेंट की ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड बना के आप ग्राफ प्लॉट करो, वही है एलिनहम डायग्राम। एलिमेंट टू ऑक्साइड, कोई भी एलिमेंट हो, हम मेटल ऑक्साइड की ग्राफ ही प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ ऐसा दिखता है। इस ग्राफ में डेल्टा जी ऊपर 0 है तो नीचे की तरफ नेगेटिव है। ग्राफ का स्लोप डिसाइड कर रहा है डेल्टा एस। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो नेगेटिव स्लोप है, डेल्टा एस नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्लोप है। सबका स्लोप पॉजिटिव है, सबका, एक्सेप्ट ये कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये नीचे की तरफ पूरा सबको ऐसे काटता हुआ नीचे की तरफ आएगा। थियोरेटिकली स्पीकिंग ये सबके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। सब तो मेटल है, सब तो ऊपर जाएंगे, सबका हाल यही रहेगा, सबका डेल्टा एस नेगेटिव है, सबका स्लोप पॉजिटिव आएगा। और कोई भी टेम्परेचर में जो नीचे बैठा है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। ये एलिनहम डायग्राम का अंडरस्टैंडिंग है डेल्टा जी वर्सेस टी का। आप अगर सिल्वर के लिए प्लॉट करोगे ग्राफ, सिल्वर टू सिल्वर ऑक्साइड ग्राफ प्लॉट करो, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखेगा। क्या दिखेगा पता है, मैं यहीं पे गंदा करके बोल देता हूँ, बाद में क्लियर करके लिखूंगा। यहाँ से ग्राफ शुरू होता है, एकदम ऊपर से शुरू होता है, थोड़े से हिट करने से ना पॉजिटिव हो जाता है डेल्टा जी, इसका पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा जी। ये 0 था ना, 0 क्रॉस कर गया, मतलब सिल्वर टू सिल्वर ऑक्साइड का डेल्टा जी पॉजिटिव है थोड़े से हाई टेम्परेचर में। हाँ, यही तो कारण है कि सिल्वर ऑक्साइड हीट करने से मेटल आ जाता है। सिल्वर ऑक्साइड का डेल्टा जी पॉजिटिव हाई टेम्परेचर में, वो बनेगा नहीं, मैंने टूट जाएगा। सिल्वर ऑक्साइड एक ऐसी ऑक्साइड है जिसे हीट करने से मेटल आ जाता है। ये बिहेवियर मार्करी में भी पाया जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आज अगर हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री को देखते हैं, एल्यूमिनियम उसी देश में प्रोड्यूस ज्यादा होता है जहां करंट कॉस्ट कम है। वहां प्रोड्यूस नहीं होता है जहां बॉक्साइट डिपॉजिट ज्यादा है। बॉक्साइट डिपॉजिट होने से क्या होगा, आपको प्रोडक्शन के लिए करंट भी तो चाहिए, महंगा हो जाएगा।
मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे जमाइका वेस्ट इंडियन आइलैंड है, उसमें बॉक्साइट डिपॉजिट बहुत है, बट वो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। उसकी देश में मानो कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि मैं एक माइन लीज पे ले लूं, वहां से बॉक्साइट और निकालूं, इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रेट बेच दूं, वहां से एल्यूमिनियम खरीद लूं डायरेक्टली, मुझे फायदा है। जबकि क्यूबेक एक कैनेडियन प्रोविंस है, क्यूबेक में बॉक्साइट डिपॉजिट नहीं है, बट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन काफी हाई है। द क्यूबेक वर्ड कम्स फ्रॉम केबेक। केबेक माने वाटर नैरोज, व्हेन वाटर नैरोज, बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल होने की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बहुत ज़्यादा है, जिसपे एकदम करंट कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में खाली मेंटेनेंस ही लगता है, कोई फ्यूल नहीं लगता है। तो उनकी देश में करंट कॉस्ट काफ़ी कम है। तो उनकी देश की कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा होगा कि मैं जाऊँ इंटरनेशनल मार्केट से बॉक्साइट खरीद लूँ और एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग करके बेच दूँ। तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन ऐसे होता है, करंट कॉस्ट पे डिपेंड करता है, बॉक्साइट डिपॉजिट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है करंट। जापानीज ट्राई किए थे इसे कार्बन के साथ हीट करने से, बट नहीं बना, एल्यूमिनियम कार्बाइड बन के रह गया। आज हम एक्सेप्ट कर चुके हैं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन कभी कार्बन रिडक्शन से नहीं होगा। ये है एलिनहम डायग्राम की स्पेशलिटी। पूरा थ्योरी से उसने एनालिसिस किया कि कौन सा एक्सट्रैक्शन किस रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा कितने टेम्परेचर में हो सकता है। डेल्टा जी वर्सेस टी डायग्राम, थोड़ा आइडिया हुआ तुम्हें? हेलो? हाँ सर। मैं लिखूंगा तो सब कुछ, लेकिन थोड़ा आइडिया पहले हो जाए। इनकी जो राइटिंग है एनसीईआरटी का नाम बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट माने मैं ट्रैक नहीं रख पाता हूँ क्या लिखे हैं। तो मैं ही ऐसा मैंने, अब यहाँ से पढ़ोगे ना आपको ना बड़ा अटपटा लग सकता है। मैं कल दिखा दूँ आपको क्या लिखते मैं समझ नहीं पाता हूँ। ये DNF हो गया कि मेटलर्जी मुझे खोलना था। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस है ना, मुझे समझ में नहीं आता है क्या लिख रहे हैं। ये मेटल्स का वो और का लिस्ट है, वो मैं अलग सा लिखूंगा आपके लिए। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स मैंने पहुंचा नहीं, इन्होंने थोड़ा सा प्रिंसिपल को पीछे की तरफ रखा है। ये मेरा है, ये थोड़ा पीछे रखे, मैं प्रिंसिपल को पहले करूंगा। ये एलिनहम डायग्राम है। एलिनहम डायग्राम ऐसे एक डायग्राम आपको देखने को मिलता है। यहाँ से इनकी राइटिंग, हाँ बोलो। क्या क्या क्या? ये डेल्टा जी वर्सेस थर्मोडायनामिक्स मैं यहीं से पढ़ाना शुरू किया हूँ। ये ऐसे डायग्राम आपको दिखेगा। ये जो बैंड आ रहा है ना सडन, कोई बता पाएगा बैंड क्यों आ रहा है? ये बैंड क्यों दिख रहा है डायग्राम में? सडनली सीधा लाइन चल रहा था, बैंड हो गया, कोई बता पाएगा? आप देखो सारे लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, सिर्फ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन ही नीचे आ रहा है। कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड की लाइन पूरा सीधा जा रहा है, क्योंकि यहाँ 1 मोल गैस खर्च होता है तो 1 मोल गैस बनता है, मैंने एंट्रोपी चेंज जीरो है। एंट्रोपी चेंज जीरो होने से स्लोप जीरो हो गया, ये सीधा हो गया लाइन। इसी एक लाइन सीधा है, बाकी कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड का लाइन नीचे की तरफ आया, बाकी सब तो ऊपर जा रहे हैं, सब तो मेटल वाला है ना, इसलिए सब ऊपर जा रहे हैं। बैंड क्यों होता है सडनली पता है? बिकॉज मेटल अपना फिजिकल स्टेट चेंज करता है। फिजिकल स्टेट का मतलब इस टेम्परेचर में मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हुआ होगा या बॉइलिंग पॉइंट हुआ होगा, ये टेम्परेचर मेटल के लिए। ये सॉलिड मेटल ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ से लिक्विड मेटल सॉलिड मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो एंट्रोपी चेंज डिफरेंट है, ज़्यादा है। एंट्रोपी चेंज ज़्यादा होने से स्लोप ज़्यादा होता है। तो डायग्राम में जो बैंड दिखते हैं वो बैंड है मेटल की मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए बैंड दिख जाता है। मैग्नीशियम की बैंड यहाँ दिख रहा है, देखिए जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसके नीचे जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, आप कार्बन देखिए सबको क्रॉस करता हुआ निकल गया, कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जाके कार्बन सबको रिड्यूस कर सकता है, जैसे मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है।
इस टेम्परेचर के ऊपर। बाउंड टेम्परेचर देख रहे हैं 2000 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ा आइडिया हुआ एलिनाम? लिखूं मैं? हाँ सर। चलिए लिखते हैं। लिखिए, मैं थोड़ा अलग करके लिखूंगा। अंदर जाके थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन लिखिए, मैं पहले उसे पढ़ा देता हूँ, पढ़ा के आगे बढ़ूंगा मैं। तो अच्छा, we plot delta G versus T for oxide sulfide इवन क्लोराइड, अरे सब होता है, हम पढ़ेंगे ऑक्साइड के लिए। इवन क्लोराइड फॉर्मेशन of different elements in Ellingham diagram, double L है Ellingham diagram। Let's consider oxide formation। C solid, half O2 gas, CO gas है ना? इसके डेल्टा जी 1 लिखिए, डेल्टा जी करके ना लिखे, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। गैस है, delta S of this reaction is positive, we know। Delta G is delta H minus T delta S, since delta S is positive, slope of delta G versus T is negative। On the other hand, aluminium solid plus oxygen gas, हर जगह पे ऐसा बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, हर जगह पे नहीं आएगा, कहीं कहीं पे आएगा, जहां आएगा अच्छा है, हर जगह पे नहीं आता है। इनऑर्गेनिक है, इसका डेल्टा एस नेगेटिव है एंड स्लोप पॉजिटिव। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखूंगा नहीं, बट वही चीज समझाऊंगा जो लिखा था ऊपर। ये आपकी डेल्टा एच जी 0 है यहाँ, आई एम श्योर कि समझ पा रहे हो तो लिखने के समय समझ पा रहे हो ना? हेलो, यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है एकदम। हाँ एक बार से समझ लेना, क्योंकि कम पढ़ना पड़ेगा, घर में कम पढ़ो तो भी बन जाएगा। ये ऐसा करो, ऐसा करो, ये तुम्हारा एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे प्लॉट करते हैं, ये तुम्हारा कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लॉट हो रहा है, डेल्टा जी वर्सेस टी, ये टेम्परेचर प्लॉट हो रहा है। ये आपका कोई एक टेम्परेचर है, मानो ये T1 दे दिया मैंने इसका नाम।
तो ये आपने ऊपर का जो सेंटेंस लिखा वो इक्वेशन बना के रखा है ऐसा। अब आप क्या लिखेंगे, एबव टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T1 है ना, CO फॉर्मेशन has more negative value of delta G. This means C carbon can reduce L to O3 to Al above T1। बहुत लंबा नहीं किया बट चीजों को लिखा। ज्यादा नेगेटिव है तो ज्यादा फिजिबल है। मोर इज ए कंपैरेटिव राइटिंग, इज अ कंपैरेटिव डिग्री, माने मोर विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम। वो अंडरस्टूड है। तो इसका मीनिंग है कि उसका होना ज्यादा संभव है, ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा पॉसिबल है, तो हो जाएगा। बाय द वे L23 को ऐसा पीछे की तरफ कर देगा। ये मैंने एक एग्जांपल लेके लिखा। अब ना मैं जनरल राइटिंग करूंगा। जनरल राइटिंग करते हुए 3-4 ग्राफ बनाऊंगा, 3 और 2 ग्राफ तो बनेगा। इन जनरल हम कैसे समझते हैं चीजों को, इन जनरल आप ऐसा लिखोगे। कोई भी ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। डेल्टा जी वर्सेस टी हो, ये ए टू ए हो, ये बी टू बी हो। ये ए टू ए हो, ये बी टू बी हो। मैं इन जनरल तो समझाऊंगा ना चीजों को। इन जनरल होने से क्या होगा, यहीं से आप बाकी सेंटेंस को समझ पाएंगे। ये मानो T1, क्या लिखूंगा मैं अभी, इसको T2 कर दूं तो कंफ्यूजन होगा T1 के साथ। इन जनरल above T2, हाँ, मिक्सचर ऑफ AO and B is more favored than BO and A at equilibrium। T2 के ऊपर जाओगे तो मिक्सचर ऑफ AO एंड B इज मोर फेवर्ड देन BO एंड A एट इक्विलिब्रियम। माने AO बन जाएगा, B बन जाएगा, वो प्रोडक्ट साइड हो जाएगा, वो फेवर्ड रहेगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है तेरा दोनों तरफ मूव कर पाएगा। दोनों तरफ मूव करना कौन डिसाइड कर रहा है, ना टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है, किस टेम्परेचर में आप हो उस हिसाब से। अगर आप अबव T2 हो तो यही है, बिलो T2 हो तो उल्टा लिख दूंगा, एट T2 बोलूंगा पूरा इक्विलिब्रियम है। एट T2 कोई फेवर नहीं है, दोनों नियरली इक्विलिब्रियम में है। टेम्परेचर ही उसको चेंज कर रहा है पोजीशन को, इसलिए मैंने इन जनरल करके लिखा है ताकि आप सोचे समझे कि जो नीचे है ना वो फेवर्ड है। बिलो T2 नीचे आपका A to AO है तो A to AO ज्यादा फेवर्ड है, तो AO बन जाएगा। AO बन जाएगा तो BO को तो पीछे धकेल देगा, इसलिए AO एंड B मिलके ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे, माने फेवर्ड हो जाएंगे। above T2, below T2 mixture of BO and A is more favored. Then AO and B. At equilibrium. At T2, no side is favored। मैं ज्यादा लंबा नहीं किया तो इसलिए ऐसा सेंटेंस लिखा।
कोई साइड फेवर्ड नहीं होता है। आपको टेम्परेचर में चेंज लाना पड़ता है स्विंग कराने के लिए। ये इन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसा होता है। रिगार्डिंग कार्बन मुझे स्पेशल एलिनम डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बन। एलिनम डायग्राम लुक्स लाइक, ऐसे दिखता है, देखिए। हाँ, ऐसे दिखेगा। अच्छा पॉइंट यहाँ पे भी है। पूरा एकदम आयरन की मेटलर्जी के अंदर सेंटेंस लगेंगे। एक सीधा लाइन बना तो समझ गया सीधा कौन है, और एक ऊपर से नीचे कट करता हुआ लाइन बना। ठीक है, बता तो मुझे, बता तो कौन क्या है, बता। ये CO2 CO2 है, और ये C2 CO है। ये तेरा ना, ये जो टेम्परेचर है तेरा, सिंस ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, टेम्परेचर में लिखा 710 डिग्री सेल्सियस है। अरे 710 डिग्री क्रॉस कर गया ना, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड बनना ज्यादा फेवरेबल है। एकदम बच्चा कभी पढ़ा नहीं है, कभी पकड़ नहीं पाएगा इस सेंटेंस को। बोलेगा सर हाई टेम्परेचर में आप चले गए ना तो कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब मैं लिख रहा हूँ 710 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड बनना ज्यादा फेवरेबल है देन कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड बनना। 710 के नीचे रहो, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड बनना ज्यादा फेवरेबल है देन कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। इवन देख किताबें देख, इस डायग्राम को ना वो सिर्फ इतना बना के छोड़ देगा, वो पार्ट ड्रॉ करेगा ही नहीं। मतलब तू जैसे टेम्परेचर को चेंज कर रहा है ना, वो मोस्ट फेवर्ड पार्ट को ड्रॉ कर दिया है। इन दोनों में ये फेवर्ड है, इन दोनों में ये फेवर्ड है, उसने बस इसको ड्रॉ करके छोड़ दिया है। जो मोर फेवरेबल पार्ट है वो ड्रॉ करके छोड़ दिया है। 710 से नीचे कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड बनता है, उसके नीचे कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। एग्जैक्टली यही होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। जब हम 900 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होते हैं, 800-900 डिग्री टेम्परेचर में होते हैं, तब कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट दैट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। लोअर टेम्परेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ नहीं किया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बात लिखूंगा बिलो 710 डिग्री सेल्सियस, इसको टी लिखने की कोई कारण नहीं, टेम्परेचर लिखा तो अंडरस्टूड है। लिखिए बिलो 710 डिग्री सेल्सियस carbon to carbon dioxide conversion is more favorable than carbon to carbon monoxide. Above 710 degree, carbon to carbon monoxide is more favorable. अब हम मेटल्स के लिए बनाएंगे। मेटल्स के लिए जब बना हो गया, आपके ग्राफ कैसे दिखता है, थोड़ा बुक दिखा दो, रुकिए बुक देखो जरा, ठीक है। आपके साथ ज्यादा बुक दिखा दो, बुक देखने से आपको थोड़ा अंदाज होगा। एनसीईआरटी से नहीं चलेगा इसमें। सल्फाइड की एलिनम डायग्राम होते हैं, मैं सल्फाइड के एलिनम डायग्राम के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। एजेंट
ये इसको पढ़ा होगा, थोड़ा इतना लंबा तो नहीं, कम करके पढ़ा होगा इसे। ये नहीं नाम आएगा, देखिए मैंने इसी लैंग्वेज से लिखा, इन्होंने B2BO2 दिया है, लेकिन मैं अगर B2BO करूँ तो मेरा प्रॉब्लम नहीं। मैं इस बुक का ये पहला पार्ट फॉलो करता था, जो जनरल राइटिंग एलिनाम की जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसे लिखे जाते हैं। इन्होंने एलिनाम टू हाइपोथेटिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देके कुछ ही बात लिखी है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन मेटल इंजीनियरिंग बुक है, टी का करके दो सेंटेंस लिखे। ये तरह एक एलिनाम डायग्राम है, पूरा देख जीरो, पूरा एकदम ऊपर है जीरो, देख पूरा नेगेटिव में वैल्यू प्लॉट किया गया है। सिल्वर का कैसे क्रॉस कर गया, मरकरी का कैसे क्रॉस कर गया, देख बेंट हो गया, मरकरी बेंट हो गया क्योंकि लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था और वेपर से सॉलिड कन्वर्ट होने लगा है, बॉइलिंग पॉइंट टच कर गया है। कार्बन का डायग्राम देख, सीधा आया बेंट कर गया है। अब समझ में आया डायग्राम कार्बन का, कि सीधा क्यों करके बेंट कर रहा है नीचे की तरफ, समझा? हाँ हाँ सर। ठीक, तो ये हम कहेंगे, इसको करते हुए हम जितना चाहिए उतना ही करेंगे। बट तो ये देखो, देखना ये लगभग 700 के आसपास है, ये जो बेंट हुआ ना, ये लगभग 700 के आसपास है। शायद वो डायग्राम में मिल जाए मुझे नीचे की तरफ, वो ग्रुप को होगा। या देख 710 ये डायग्राम है कार्बन का, 710 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में यहाँ है 710 में बेंट हो जाता है, उसके ऊपर ऐसा है, उसके नीचे ऐसा है। यही बात हम एक बार मैं सल्फाइड का दिखा देता हूँ। सल्फाइड के बारे में 2-4 लाइन जस्ट में लिखूंगा, क्योंकि ये सल्फाइड का एलिनहम डायग्राम है, बुक से है। सल्फाइड के एलिनहम डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है बताऊंगा, पहले मैं उसको लिख लूं। ये थोड़ा डिफरेंट है ये डायग्राम। चलो लिखो, ये तेरा डेल्टा जी जीरो है। मेटल लाइन से क्रॉस करता है, मरकरी ऐसे क्रॉस करेगा, कार्बन ऐसा। मैं सीधा कर देता हूँ क्योंकि आपको बैंड वाला लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी वेपर ज्यादातर ऐसा नहीं है। देन जिंक लाइन बना देता हूँ, ये जिंक टू जिंक ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। बैंड दिखाया गया है कि मेटल अपना फिजिकल स्टेट चेंज करने से बैंड आता है। एल्यूमिनियम की लाइन यही आएगा, ना करो तो चलेगा। यूजुअली मुझे ना डायग्राम में कभी पूछे नहीं जाते, कभी भी नहीं पूछे जाते कि कौन सा लाइन किस मेटल के लिए है, ऐसा कभी नहीं पूछे जाते। डायग्राम देख के उसे इंटरप्रेट करना पूछते हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए आप कि डायग्राम में हम मेटल की पोजीशन को क्या याद रखेंगे, नहीं, कौन ऊपर है कौन नीचे नहीं याद रखना है। ये तरह सिल्वर, ये तरह मरकरी टू मरकरी ऑक्साइड, ये तरह सिल्वर टू सिल्वर ऑक्साइड, तो उससे चिंता नहीं है। डायग्राम मिल जाए तो इंटरप्रेट करना पता होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं हम थ्योरी में, सडन चेंज इन स्लोप is due to change in physical state of matter. ठीक, बाकी आप सिल्वर एंड मरकरी के बारे में याद रखिएगा, वही तो ऐसी है जिन्हें हीट करने से ना डायरेक्टली डिकम्पोज करके मेटल ही बन जाता है। अच्छा,
an element can reduce the oxide of other elements placed above it in the Ellingham diagram at a given temperature. Placed above it in the Ellingham at that temperature, at a given temperature. कोई भी टेम्परेचर, सीधी सी बात है, जो नीचे है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बस सीधी सी बात है, जो नीचे है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्या है पता है, सल्फर की क्वेश्चन ना मुझे कहीं कहीं मिल जाते हैं, बट मैंने कभी देखा नहीं है नेशनल एग्जाम में। वो लोग पूछ लेते हैं एडवांस बोल के, थोड़ा सल्फर वाला भी पूछ लेते हैं। सल्फर की जो एलिनहम डायग्राम है तुझे उस बुक से दिखा रहा था, उसका पता है तुझे एक मीनिंग है उसकी, क्या है उस पे ना तुझे कोई ऐसी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलेगा जो नीचे की तरफ जा रहा हो। नीचे की तरफ जाने वाला ये बहुत अच्छा है, सबको कहीं ना कहीं कट करता रहता है, तो एक होप हमें दिलाता है, एक हमें दिखाता है कि हो सकता है रिड्यूस, बट ऐसी कुछ नहीं है सल्फर के डायग्राम में, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह कार्बन मोनोसल्फाइड नाम की कोई कंपाउंड है ही नहीं। वो कार्बन मोनोऑक्साइड था जो नीचे की तरफ लाया, क्योंकि उसका स्लोप नेगेटिव हो गया था। तो क्या होगा फिर क्या होगा, तू ना कोई भी सल्फाइड को डायरेक्ट रिड्यूस नहीं कर सकता, कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो सल्फाइड को रिड्यूस कर दे, क्योंकि ये लाइन ही नहीं है, सब सीधा चलते रहेंगे, ऊपर की तरफ सब चलते रहेंगे, कोई ऐसा नहीं कटता हुआ नीचे आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, सारे सल्फाइड को रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करके ऑक्साइड बना के रिड्यूस करते हैं। ध्यान नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इंपोर्ट तुझे जब मेटलर्जी पढ़ेगा, एक्सट्रैक्ट देखना, हर सल्फाइड को पहले वो रोस्ट करता है, रोस्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर रिड्यूस करता है। क्यों करता है, डायरेक्ट सल्फाइड को क्यों रिड्यूस नहीं कर रहा है? नो रिड्यूसिंग एजेंट इज अवेलेबल, because in the Ellingham diagram of sulfide you won't find anything that is actually running downward, because you don't have a compound carbon monosulfide like carbon monoxide, so that makes sulfide डिफरेंट थिंग। तो सल्फाइड को पहले रोस्टिंग करना पड़ता है ताकि वो रोस्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझे। देख नोट करके लिखा दो, सिंस देयर इज नो सच कंपाउंड एज कार्बन मोनोसल्फाइड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, in Ellingham diagram of sulfides, we don't find any line running downward। डाउनवर्ड दौड़ने से फायदा होता है, क्योंकि नीचे की तरफ चला गया ना, सबको रिड्यूस कर देगा। In other words, oxides, carbon cannot reduce sulfides, so sulfides must be roasted first। to oxides and then reduced। बस मुझे इतना बोलना था। इस बात को तरह तरह करके पूछते हैं, बड़े है। अच्छा एक बात मैं बोला तो, लेकिन लिखना भूल गया, तो आप एक काम करो, इनमें ना ये कर दो, यहाँ पे ऐसे मार्क करके ना ऐसे लिख लो तो साइड में, यही दोनों ही मेटल ऑक्साइड है जिन्हें हीट करोगे मेटल आएगा, कोई और नहीं है। किसी मेटल ऑक्साइड को हीट करने से मेटल नहीं आता कभी भी, इन दोनों को हीट करने से मेटल आ जाता है। Only two metal oxide which on hitting give metal। सर ऐसा बोल सकते हैं
सब ऑक्साइड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है नेटिव बोल स्टेट। हाँ बोल सकता है। डेल्टा जी मैंने डेल्टा जी ज्यादा स्टेबल का मीनिंग होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, ऐसा बोलना ज्यादा है। ज्यादा स्टेबल मतलब किसके साथ कंपेयर करके बोलेगा? एलिमेंट के साथ कंपेयर करके बोलेगा? यस सर, नेटिव स्टेट। नहीं, एलिमेंट के साथ कंपेयर करके नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि तुम ऐसे देख सकते हो अगर एलिमेंट हम डायग्राम में ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एलिमेंट का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। एलिमेंट से जो ऑक्साइड बनना शुरू होता है इनिशियली, तो उस डेल्टा जी मत बोलिए उसका, क्योंकि देखिए एलिमेंट की डेल्टा जी की कोई बात नहीं होता है, ऑक्साइड मेकिंग की बात होता है। प्रोसेस ना होने से ना आप डेल्टा जी नहीं बोल पाएंगे। सब्सटेंस की एलिमेंट की डेल्टा जी मत बोलिए ऐसा, क्योंकि ये कम ये तो ज्यादा तो जीरो की तरफ चलने लगा है। बोलो कि ओनली टू मेटल्स ऑक्साइड व्हिच डिकम्पोज ऑन हीटिंग। चलिए हमने कुछ पढ़ा। मुझे ना सल्फर का सल्फाइड क्वेश्चन एक टाइम देखने का लग रहा है, याद है क्या मुझे? चलिए कुछ समझे ना आप इनऑर्गेनिक? कुछ समझे तो आज? हेलो हाँ सर। सारे बच्चों बताइए मुझे। पूरा पूरा ना एकदम एटीट्यूड ही चेंज करके रखिएगा इनऑर्गेनिक के लिए, पूरा एकदम चेंज करके रखिए। मुझे एकदम बच्चे मिलते हैं जो शुरू से बोलते हैं याद रखना है सर, रटना है सर, ऐसे करके ही मन खराब करके बैठेंगे तो मन खराब ही रहेगा। हम लोग मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखा दूंगा कहाँ समझना है कहाँ याद रखना है। जहाँ याद रखना है ना इक्वली स्ट्रगल करते हैं हम लोग, तुम भी जितना करते हो हम भी उतना ही करते हैं, बट समझने वाली बातों को हम अलग करके समझ सकते हैं तो दबाव थोड़ा कम होता है। एनीवे ये मेरा एलिनम डायग्राम क्या है सल्फाइड्स के बारे में, तो आप कुछ पॉइंट सीखे। अब हम क्या करें, एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा खाली शुरू करता हूँ, आज छोड़ दूंगा आपको। अब एक्सट्रैक्शंस पे आया पहले प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग ऑफ ओर, जिसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हैं, बेनिफिकेशन ऑफ ओर भी कहते हैं, माने ओर का रिफाइनिंग। ओर का रिफाइनिंग में तुझे 4-5 मेथड पढ़ाया जाएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, हैंड वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन इवन पढ़ाया जाएगा, फोर्थ फ्लोटेशन। हाँ तो जनरल मेथडोलॉजी है ना, किसी एक मेटल के लिए तो नहीं किया जा रहा है। ग्रेविटी सेपरेशन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, ये बहुत सिंपल है। सिंपल माने तुम्हारे टेबल ऐसा होता है, टेबल के अंदर ऐसे पार्टीशंस होते हैं और को ना डस्ट फॉर्म में यहाँ रखा गया, डस्ट तो नहीं थोड़ा ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में है। पानी को जोर से छोड़ दिया जाता है, पानी जोर से बह जाएगा ना तो यहाँ से इम्प्यूरिटीज को वॉश करके ले जाता है, बट वो और पार्टिकल्स नहीं आते हैं ऊपर, क्योंकि इतना आसान नहीं उनको ऊपर लाना, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होता है। खाली वॉशिंग से ही आपने बहुत सारे इम्प्यूरिटी को निकाल दिया। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करने में अप्लाई होता है। आई कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, लाइक दिस इज वन रोलर, दिस इज अनदर रोलर, दिस रोलर इज मैग्नेटिक, एक बेल्ट ऐसा घूम रहा है और को यहाँ पाउडर फॉर्म में छोड़ दूंगा, जैसे ये घूमता वहां जाएगा ना, जो नॉन मैग्नेटिक है वो यहीं गिरेगा, तो जो मैग्नेटिक है यहाँ तक आके गिरेगा, तो दो अलग ही। मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ तक रोलर के साथ चला आएगा ना, आके यहीं पे गिरेगा, नॉन मैग्नेटिक तो यहीं से गिर गया, तो अलग हो गया ना दो ही। ये मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक के सेपरेट के लिए बना है। एग्जाम्पल पढ़ना पड़ता है। एग्जाम्पल है वुल्फ्रामाइट फ्रॉम एसिटिराइड, टिन डाइऑक्साइड। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसमें ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो सेपरेट हो जाता है। बट आई मस्ट नोट वन थिंग, ये बहुत पुअर क्वालिटी आयरन ओर है। इतनी पुअर क्वालिटी आयरन ओर में आप ऐसा करते हो तो शोभा देता है। हमारे देश में जो आयरन ओर मिलता है बहुत रिच आयरन कंटेंट में। आप उड़ीसा के जो केवंझर डिस्ट्रिक्ट एरिया में जाएंगे ना, पूरा लाल मिट्टी है, पूरा फेरिक ऑक्साइड जो मिट्टी के ऊपर दिखेगा पूरा लाल है। कपड़ा व्हाइट कपड़ा पहन के घूम के आ जाएगा ना, पूरा एकदम लेयर ऑफ फेरिक ऑक्साइड डिपोजिशन दिखेगा आप कपड़े के ऊपर साफ। उनमें इसमें नहीं चाहिए, मैग्नेटिक सेपरेशन में कुछ नहीं चाहिए, बहुत रिच है आयरन कंटेंट में। ये पुअर क्वालिटी ओर के लिए है, बट यही एग्जाम्पल भी यही पढ़ना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो आज मैं आपको छोड़ देता हूँ यहीं पे। हम कुछ काम किए, मैं थोड़ा सा चिंतित था, मेरा कोलर्ड्स में मैंने ज्यादा समय ले लिया था,
क्योंकि जाके आगे एग्जाम फंस जाएंगे ना तो आप भी प्रॉब्लम में आओगे, मैं भी प्रॉब्लम में आऊंगा। एनीवे ठीक है, लगभग ठीक है।